तो आज हमारे सामने संख्याओं का एक पूरा ब्रह्मांड है जिसे समझने के लिए एक प्रेजेंटेशन दी गई है। ये हमें जीरो से लेकर असल में जीरो से भी पहले से शुरू करके वास्तविक संख्या प्रणाली यानी रियल नंबर सिस्टम तक ले जाती है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि एक तरह की संख्या से दूसरी तरह की संख्या की जरूरत मतलब क्यों पड़ी। हाँ, ये एक सफर है जो ठीक वैसे ही आगे बढ़ेगा जैसे हजारों सालों में इंसानी सोच ने संख्याओं को विकसित किया है। ये कहानी है जिसमें हर मोड़ पर एक नई खोज होती है। मुझे ये तरीका पसंद आया, कहानी की तरह। तो चलिए इस कहानी के पहले पन्ने से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है वहां से जहां हम सब ने गिनती सीखी थी। बिल्कुल, बचपन में भेड़े गिनना, सेब गिनना, इसके लिए जिन संख्याओं का इस्तेमाल हुआ उन्हें हम आज प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स कहते हैं। 1, 2, 3, 4। और ये गिनती कभी खत्म नहीं होती। सही कहा। ये सबसे बुनियादी और सहज संख्याओं का समूह है। लेकिन जल्द ही इंसानों को एक समस्या का सामना करना पड़ा। अगर टोकरी में 5 सेब हैं और आपने 5 खा लिए तो अब कितने? कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं। पर इस कुछ नहीं को बताने के लिए कोई संख्या ही नहीं थी। अच्छा, तो कुछ नहीं भी एक आइडिया है जिसे एक प्रतीक की जरूरत थी, और यहीं पे जीरो यानी शून्य की एंट्री होती है। बिल्कुल। और जैसे ही जीरो इस गिनती वाले परिवार में शामिल हुआ, हमें मिला पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स का सेट। ओके। ये जीरो से शुरू होता है और फिर वही हमारी पुरानी गिनती 1, 2, 3 अनंत तक। तो आप इसे ऐसे सोच सकती हैं कि हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का एक डब्बा था और हमने उसे एक थोड़े बड़े डब्बे में रख दिया जिसमें जीरो पहले से मौजूद था। ये एक अच्छी एनालॉजी है, एक के अंदर एक डिब्बा। तो हर प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, लेकिन जीरो एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक नहीं है। छोटा सा बदलाव, लेकिन इसने गणित को एक नई दिशा दे दी। ठीक है, तो अब हमारे पास जीरो और उससे आगे की संख्याएं हैं। लेकिन जिंदगी सिर्फ आगे बढ़ने का नाम तो नहीं है। कभी कभी हमें पीछे भी जाना पड़ता है। जैसे अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने 150 रुपए का कुछ खरीद लिया तो मैं 50 रुपए के कर्ज में हूँ। इस कर्ज को कैसे दिखाएंगे? बहुत बढ़िया सवाल। यहीं पर गणितज्ञों को एहसास हुआ कि संख्या रेखा पर जीरो के दाईं तरफ जितनी दुनिया है उतनी ही बाईं तरफ भी होनी चाहिए। एक आईने की तरह। हाँ बिल्कुल। हर संख्या का एक विपरीत, एक नेगेटिव काउंटरपार्ट होना चाहिए। और इसी सोच से जन्म हुआ पूर्णांकों का, जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। मतलब जीरो के एक तरफ 1, 2, 3 है तो दूसरी तरफ -1, -2, -3 भी है। इससे संख्या रेखा में एक संतुलन आ गया। सही। और मुझे याद है प्रेजेंटेशन में बताया गया था कि इसका प्रतीक जी जर्मन शब्द ज़ालन से आता है, जिसका मतलब होता है गिनना। हाँ, ये एक तरह से उन पहली गिनती की संख्याओं को श्रद्धांजलि है जहां से ये सब शुरू हुआ था। अब हमारे पास एक ऐसी संख्या रेखा है जिसमें हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं और एक जगह रुक भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास संख्या रेखा पर ये निशान लग गए हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। लेकिन इन निशानों के बीच तो बहुत खाली जगह है। जैसे 0 और 1 के बीच में क्या है, या 1 और 2 के बीच, क्या ये जगह पूरी तरह खाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक भ्रम है। असल में उन निशानों के बीच एक और पूरी दुनिया बसी हुई है। अच्छा। और वो दुनिया है परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स की। ये वो संख्याएं हैं जिन्हें हम भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में यानी PQ की शक्ल में लिख सकते हैं। ओके, फ्रैक्शंस। बस शर्त यह है कि Q यानी नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो जैसे आधा 12 या 3/4 या फिर -5/2, ये सब पूर्णांकों के बीच की खाली जगहों में फिट हो जाती हैं। बिल्कुल। रैशनल शब्द भी तो रेशो यानी अनुपात से ही आया है। एकदम सही। और यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात है। आप कोई भी 2 परिमेय संख्याएं ले लीजिए, चाहे वे एक दूसरे के कितने भी करीब क्यों ना हो, उनके बीच आपको हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं मिलेंगी। 1 मिनट, ये कैसे हो सकता है? मतलब अगर मैं 0.1 और 0.2 लूं तो उनके बीच में 0.11, 0.12, 0.15 ये तो समझ आता है। हाँ। लेकिन अगर मैं 0.11 और 0.111 लूं तो उनके बीच भी अनंत संख्याएं हैं। हाँ, आप हमेशा एक और दशमलव स्थान जोड़ सकती हैं और एक नई संख्या बना सकती हैं जो उन दोनों के बीच में हो। ये कभी खत्म नहीं होता। वाह, ये इतनी सघन है, इतनी भरी हुई है कि ऐसा लगता है कि अब संख्या रेखा पर सुई रखने की भी जगह नहीं बची होगी। तो अगर परिमेय संख्याएं इतनी ज्यादा हैं,
और हर दो संख्या के बीच अनंत संख्याएं हैं, तो अब तो पक्का संख्या रेखा पूरी तरह भर गई होगी। क्या अब भी कोई जगह बची है? यही सवाल प्राचीन यूनानियों, खासकर पाइथागोरस और उनके अनुयायियों को भी परेशान कर रहा था। अच्छा। उनका मानना था कि ब्रह्मांड की हर चीज को पूर्णांकों के सरल अनुपात यानी परिमेय संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। संगीत के सुर हों या ग्रहों की चाल, सब कुछ सुंदर सरल अनुपात पर आधारित था। ये उनके लिए सिर्फ गणित नहीं, एक धर्म जैसा था। मतलब उनके लिए पूरा ब्रह्मांड परिमेय था, बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित। बिल्कुल। लेकिन फिर उनकी अपनी ही एक खोज ने उनके इस सुंदर ब्रह्मांड में भूचाल ला दिया। ओह! उन्होंने एक बहुत ही सरल आकृति ली, एक ऐसा वर्ग जिसकी हर भुजा की लंबाई 1 इकाई थी। जब उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके उसके विकर्ण यानी डायगोनल की लंबाई निकाली, तो वो आई √2 यानी 2 का वर्गमूल। और वे इसे PQ के रूप में नहीं लिख पाए? नहीं लिख पाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में उन्हें यह मानना पड़ा कि √2 को 2 पूर्णांकों के अनुपात में लिखना असंभव है। पर संख्या तो थी। हाँ, ये एक ऐसी संख्या थी जो मौजूद थी। आप उसे बना सकती थीं, उसकी लंबाई नाप सकती थी, लेकिन वो उनके संख्या सिस्टम में फिट नहीं होती थी। वो एक बाहरी थी। तो ये उनके लिए सिर्फ एक गणित की समस्या नहीं थी, ये तो एक दार्शनिक भूकंप जैसा था। उनका पूरा ब्रह्मांड पूर्णांकों के सुंदर अनुपात पर टिका था और √2 ने उस नींव में ही दरार डाल दी। हाँ, कहते हैं कि उन्होंने इस खोज को सालों तक एक रहस्य की तरह छुपाए रखा। ये गणित के इतिहास का पहला बड़ा संकट था। और यहीं से जन्म हुआ अपरिमेय संख्याओं यानी इर्रेशनल नंबर्स का। इर्रेशनल नंबर्स, ये वो संख्याएं हैं जिन्हें PQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता। √2, √3 और सबसे मशहूर पाई यानी पाई इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तो हमारी संख्या रेखा जो हमें परिमेय संख्याओं से पूरी तरह भरी हुई लग रही थी, उसमें असल में बहुत सारी अदृश्य दरारें थीं। बिल्कुल। और उन दरारों में ये अपरिमेय संख्याएं छिपी हुई थीं। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई संख्या हमारे सामने रख दी जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो परिमेय है या अपरिमेय? हाँ, ये कैसे पता चलेगा? इसकी असली पहचान की एक अंतिम परीक्षा है और वो है उसका दशमलव प्रसार। मतलब ये देखना कि डेसिमल के बाद संख्याएं कैसे खुलती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का DNA टेस्ट है संख्याओं के लिए। तो ये टेस्ट काम कैसे करता है? परिमेय संख्याओं के लिए 2 ही संभावनाएं हैं। पहली, या तो दशमलव एक जगह जाकर रुक जाएगा, इसे हम शांत या टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग। जैसे आप 7 को 8 से भाग दें तो आपको मिलेगा 0.875। कहानी खत्म, कोई और अंक नहीं। ठीक है, ये तो सीधा है। और दूसरी संभावना क्या है? दूसरी संभावना यह है कि दशमलव कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसमें अंकों का एक ब्लॉक या पैटर्न खुद को बार बार दोहराएगा। अच्छा, एक पैटर्न। हाँ, इसे अशांत आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं। जैसे 1 को 7 से भाग देने पर हमें मिलता है 0.142857, 142857। यहाँ 142857 का ब्लॉक हमेशा के लिए दोहराता रहता है। तो परिमेय संख्याएं या तो रुक जाती हैं या एक ही पैटर्न में फंस जाती हैं। वे प्रिडिक्टेबल होती हैं। एकदम सही। और अपरिमेय संख्याएं इसके ठीक विपरीत होती हैं। ओके। उनका दशमलव प्रसार 2 शर्तों को पूरा करता है। वो कभी खत्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग, और उसमें कोई दोहराव वाला पैटर्न भी नहीं होता, नॉन रिकरिंग। अच्छा। अंक बस चलते रहते हैं बिना किसी भविष्यवाणी के, जैसा कि हम पाई में देखते हैं 3.14159265। आप कभी नहीं बता सकती कि अगला अंक क्या होगा। यही उनकी असली पहचान है, अनंत और अप्रत्याशित। अब जाकर पूरी तस्वीर साफ हो रही है। तो हमने गिनती की संख्याओं से शुरुआत की, फिर उसमें 0 जोड़ा, फिर माइनस वाली संख्याएं जोड़ी, फिर उनके बीच की भिन्न जोड़ें, और फिर उन भिन्नों के बीच की दरारों को इन अजीब, कभी न खत्म होने वाली अपरिमेय संख्याओं से भरा। और जब हम इन सभी संख्याओं, सभी परिमेय और सभी अपरिमेय को एक साथ एक ही थैले में डाल देते हैं तो हमें मिलता है वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर्स का विशाल संग्रह। रियल नंबर्स। अब जाकर हमारी संख्या रेखा सच में पूरी हुई है। अब इसमें कोई खाली जगह नहीं है, कोई दरार नहीं है। संख्या रेखा पर हर बिंदु एक अनोखी वास्तविक संख्या को दिखाता है और हर वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर एक अनोखा बिंदु है। तो वो जो डिब्बे वाली एनालॉजी थी वो अब पूरी हो गई। हाँ, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के डिब्बे में, वो पूर्णांकों के डिब्बे में, और वो परिमेय संख्याओं के बड़े डिब्बे में, और अपरिमेय संख्याओं का एक अलग डिब्बा है। हाँ। और ये दोनों बड़े डिब्बे मिलकर वास्तविक संख्याओं का ब्रह्मांड बनाते हैं। बिल्कुल सही। अब हमारे पास संख्याओं का पूरा नक्शा है।
ठीक है, नक्शा तो मिल गया। अब उन उपकरणों की बात करते हैं जिनसे हम इस दुनिया में काम करते हैं। टूल्स। हाँ, टूल्स। मतलब ये अलग अलग तरह की संख्याएं एक दूसरे से मिलती हैं तो क्या होता है? जैसे अगर एक सीधी साधी परिमेय संख्या और एक रहस्यमयी अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इसके कुछ पक्के नियम हैं। पहला नियम, अगर आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तो नतीजा हमेशा अपरिमेय ही होगा। हमेशा? हमेशा। जैसे 3 परिमेय और √2 अपरिमेय का जोड़ 3 + √2 हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। अपरिमेयता एक तरह से हावी हो जाती है। अच्छा, मतलब अपरिमेय संख्या का अजीबपन खत्म नहीं होता। गुणा और भाग के लिए भी यही नियम है? हाँ, अगर आप एक गैर शून्य परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो भी नतीजा अपरिमेय ही होगा। लेकिन असली मजा तब आता है जब दो अपरिमेय संख्याएं आपस में टकराती हैं। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब लगता है। आप कह रहे हैं कि दो अजीब मतलब इरैशनल नंबरों को जोड़ने पर एक सीधा साधा यानी रैशनल नंबर मिल सकता है? हाँ। ये तो ऐसा हुआ जैसे दो रहस्यमयी चीजों को मिलाया और जवाब बिल्कुल साफ सुथरा आ गया। हाँ, ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है ठीक है। और 2√3 भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो +√3 और -√3 एक दूसरे को काट देते हैं और आपको मिलता है 4, जो एक परिमेय संख्या है। वाह, लेकिन ये हमेशा नहीं होता होगा, है ना? नहीं, हमेशा नहीं। अगर आप √2 और √3 को जोड़ें तो नतीजा √2 + √3 ही रहता है, जो कि एक और अपरिमेय संख्या है। ओके। तो जब दो अपरिमेय संख्याएं मिलती हैं तो नतीजा परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। मतलब हर बार हमें केस बाय केस देखना पड़ेगा, कोई एक पक्का नियम नहीं है। समझ गए। तो अब हमारे पास ये संख्याएं हैं और हम जानते हैं कि वे आपस में कैसे व्यवहार करती हैं। प्रेजेंटेशन में कुछ और उपकरणों का भी जिक्र था, जैसे सर्वसमीकाएं और घातांक के नियम। हाँ, वे हमारे टूलकिट का अगला हिस्सा है। वे गणित की भाषा की व्याकरण की तरह हैं। वे हमें वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट्स और घात यानी पावर्स वाली जटिल अभिव्यक्तियों को सरल बनाने में मदद करते हैं। इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल करके एक तकनीक बताई गई थी, हर का परिमेयीकरण। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। हाँ, सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। इसका मतलब क्या है और इसकी जरूरत ही क्यों है? क्या हम 1√2 को ऐसे नहीं छोड़ सकते? बहुत अच्छा सवाल है। आज कैलकुलेटर के जमाने में शायद इसकी जरूरत उतनी महसूस ना हो, लेकिन सोचिए जब कैलकुलेटर नहीं थे। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 को √2 से यानी 1.414235 से भाग दें तो यह एक बहुत लंबा और मुश्किल काम होगा। हाँ, ये तो खौचमार जैसा होगा। बिल्कुल, लेकिन परिमहीकरण की तकनीक से हम इस भिन्न 1√2 को ऊपर और नीचे √2 से गुणा करते हैं। इससे यह √2 बन जाता है। अच्छा। अब आपको √2 को यानी 1.414 को 2 से भाग देना है, जो कि कहीं ज्यादा आसान है। जवाब आएगा 0.707। तो इसका पहला मकसद गणना को आसान बनाना था। अच्छा, तो ये एक तरह का शॉर्टकट था मुश्किल भाग से बचने के लिए। लेकिन आज जब हमारे पास कैलकुलेटर है, तब हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? आज ये एक मानक या स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह है। गणित में ये एक परंपरा बन गई है कि हम अंतिम उत्तर में हर यानी डिनोमिनेटर में वर्गमूल का चिन्ह नहीं छोड़ते। ये वैसा ही है जैसे हम 68 लिखने के बजाय उसे सरल करके 34 लिखते हैं। ये जवाब को एक साफ सुथरे सार्वभौमिक रूप में प्रस्तुत करने का एक तरीका है, ताकि हर किसी का जवाब एक जैसा दिखे। आप समझ आया, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, इसके पीछे एक ऐतिहासिक और व्यवहारिक कारण है। तो इस पूरे सफर से मुझे लगता है 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, संरचना, द स्ट्रक्चर। ये पूरा सिस्टम एक के अंदर एक रखे डिब्बों की तरह है, जहां हर नया सेट पुराने वाले को अपने अंदर समा लेता है। N सबसेट W सबसेट Z सबसेट Q और फिर Q और I मिलकर R बनाते हैं। बिल्कुल। दूसरी मुख्य बात है परीक्षा। किसी भी संख्या की असली पहचान का लिटमस टेस्ट उसका दशमलव प्रसार है। द टेस्ट। हाँ, क्या वो रुकता है, क्या वो खुद को दोहराता है, या वो बिना किसी पैटर्न के हमेशा चलता रहता है? यही सवाल तय करता है कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय। और तीसरी और आखिरी बात, उपकरण।
द टूल्स। अब हमारे पास इस सिस्टम में काम करने के लिए नियम और तकनीकें हैं। हम ना सिर्फ इन संख्याओं को पहचान सकते हैं, बल्कि उनके साथ आत्मविश्वास से गणना कर सकते हैं, उन्हें सरल बना सकते हैं और उनके व्यवहार को समझ सकते हैं। और अंत में एक विचार, हमने जिस वास्तविक संख्या रेखा को बनाया है वो सिर्फ गणित की किताबों के लिए नहीं है। ये कैलकुलस, भौतिकी, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, लगभग हर उस क्षेत्र की नींव है जो दुनिया को मापता है और उसका मॉडल बनाता है। हर पुल का डिजाइन, हर रॉकेट का पथ, हर वित्तीय मॉडल इसी संख्या रेखा पर टिका है। सही बात है। संख्याओं के ब्रह्मांड में ये सफर हमें सिर्फ ये दिखाता है कि नींव कैसे बनी। असली सवाल तो ये है कि इस नींव पर और क्या-क्या अविश्वसनीय चीजें बनाई जा सकती हैं।